नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम है आपको भी। और आज हम सेहत के पकोड़े उससे शुरू कर रहे हैं। बरसात के मौसम में सब लोग जो है पकोड़े खाते हैं। तो देखो, ये स्वामी जी का है, पत्थर चटा का पकोड़ा आपने बहुत कम खाया होगा। मैं तो सुनी पहली बार रही हूँ। पहली बार देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर भी बहुत से लोग। और इतना ही नहीं, ये नीम पत्ता जो है कढ़ी पत्ता है। अब ये कढ़ी पत्ता लोग कढ़ी में डाल के खाते हैं, लेकिन कढ़ी पत्ता का पकोड़ा हम आपको बनाते हैं, दिखाते हैं। देखो, अब ये जो है कढ़ी पत्ता उसके लिए, पेट के लिए और मन की प्रसन्नता के लिए भी बहुत अच्छा है। आप देखो, ये कढ़ी पत्ता, वैसे मैं पहली बार पकोड़े बना रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे ये फरमाइश दी कि स्वामी जी आपने बहुत कुछ किया है तो पकोड़े भी बना करके दिखाई दो। तो पहले मैंने आयुर्वेद का पाक शास्त्र तो बहुत वो किया हुआ है, अध्ययन किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है, लेकिन ये पहली बार मैं हर्बल पकोड़े बना रहा हूँ, सेहत भरा स्वाद। ये दोनों ही पकोड़े जो है हम पहली बार देख रहे हैं। ये है कड़ी पत्ते के भी पकोड़े बन जाते हैं, ये पत्थर चटा जिसकी तो बात हम कर रहे हैं। कड़ी पत्ता का पकोड़ा और कड़ी पत्ते के साथ साथ अभी ये है मेरे हाथ में मकोई। देखो, ये मकोई है और ये है भूमि आंवला। ये भूमि आंवला जो है ये भी बहुत जबरदस्त है। अभी इसको पहले वाला कार्यक्रम पूरा कर लेते, फिर दूसरा दो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग जो है वो खाली प्याज के, आलू के, ये पनीर हमने पतंजलि का शुद्ध पनीर भी रखा हुआ है यहाँ पर कि पनीर के पकोड़े खाओ तो भी गाय के दूध का बना हुआ पनीर, स्वामी जी, और शुद्ध बेसन पकौड़े का रंग रूप ही बदल दिया है। पत्थर चटा और दूसरी चीजों के हर्बल पकौड़े आप बना रहे हैं अभी। और इस बारिश में आपने जो पकौड़े बताए इसका मजा लिया जा सकता है। ये तो पकते रहेंगे, अभी दूसरा भी साथ साथ में डाल देता हूँ। हाँ, अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखना पड़ेगा कि ये अरे बहुत स्वादिष्ट है ये। आपको मैं अभी अगला दौर और बता रहा हूँ। देखो स्वामी जी, ये आपको मैंने बताया, ये हर्बल पकौड़े बहुत फायदे के हैं, बहुत जबरदस्त है पेट लेकिन के लिए। आपके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि इन पकौड़ों के साथ योग कौन कौन से और करने हैं। अभी देखो, योग भी सिखाएंगे जब आप एक पूरी रेसिपी तो पूरी होने दो। जो है ये जब पकोड़े शुरू किए हैं तो भूमि आंवला का, ये मकोई का है। ये पेट के लिए रामबाण औषधियां हैं। पेट माने जिनको हेपेटाइटिस तक के रोग हैं उन तक के लिए, ये जिनको कोलाइटिस है, जिनको लिवर सिरोसिस है, उसके लिए ये मकोई के पकोड़े। और माने अभी आपको एक पकोड़ा और बताऊंगा बस लास्ट, और वो पकोड़ा होगा, वो होगा ये एलोवेरा। कहाँ है एलोवेरा? लेके आओ। अब देखो, एलोवेरा का अचार एलोवेरा के बहुत सारे व्यंजन मैंने पहले बताए थे। अब इसको अचार बनाना सीखा, मिठाई बनानी सीखी। एलोवेरा का जो पकोड़ा है ये तो अपने आप में बड़ी रेसिपी है। इसको दोनों ओर से काट दिया और अब इसको लंबा काटो भाई। मैं काट। हाँ, देखो, अब आपको ये जो पकोड़े थे मकोई के और भूमि आंवला के, ये तो थे ही। अब देखो स्वामी जी, हर्बल पकौड़े के साथ कोई हर्बल चटनी भी है क्या? एलोवेरा जो है
हाँ हर्बल चटनी भी है। अब देखो ये एलोवेरा का जो पल्प था उसको थोड़ा बेसन से लगाना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन तकनीक से लगा दिया मैंने कार्यक्रम, और सावधानी से उसमें कढ़ाई में छोड़ना पड़ता है। पता लगा हाथ ही जला डाले तो ये अच्छे से बेसन लगा दिया उसके साथ, और ये पहली बार एलोवेरा के पकोड़े भी मैंने आपको बता दिए। पहली बार एलोवेरा के पकोड़े नहीं स्वामी जी, आपने हर तरीके के पकोड़े बता दिए। पहली बार इंडिया टीवी पर दर्शकों ने स्वामी रामदेव को पकोड़े तलते देखा होगा। अब चाय जो है वो चाय बनती रहेगी, इसको बाद में पिलाएंगे। चाय भी हर्बल टी, माने हल्दी, इसमें अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, तेजपात है, उससे ये करीब इसके अंदर 30-40 जड़ी बूटियां हैं डिब्बे पे, वो उससे उसकी जड़ी बूटी की चाय बनाए। चाय पकोड़े जो है ये पुनर्नवा के, मकोई के, इन चीजों के पकोड़े खाएं तो ये चाय जो है। और लास्ट में मैं आज बताऊंगा पान भी कैसे खाना है। तो लोग जो है चीजों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चीजों का प्रयोग कैसे करना है। तो आज मैं पान वैसे खाता नहीं हूं, लेकिन आज लास्ट में पान खाने का तरीका भी बताऊंगा। इसको भी इससे भी आरोग्य कैसे पा सकते हैं। तो हमने चीजों को बिगाड़ के रख दिया है। तो चलो, खान पान थोड़ा लंबा हो गया था आज, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी परंपरा में चीजें थी। और एक बात लास्ट कह करके कि हमने कच्ची घानी के सरसों के तेल में पकोड़े बनाए थे। ये जो तेल कढ़ाई में है, अब इससे दोबारा पकोड़े नहीं बनाने, क्योंकि बार बार यदि तेल पकेगा उससे ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा। उसका उपयोग फिर आप छोंक के लिए कर सकते हैं, अथवा खिचड़ी आदमी जैसे पश्चिम बंगाल आदि में खाते हैं उसको खा सकते हैं। बार बार उसी तेल में पकोड़े तलेंगे तो फिर कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट बढ़ेगा। ये बात कह करके अब योगाभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले योगाभ्यास में यद्यपि प्राणायाम सबसे उपयुक्त है कफ अस्थमा के लिए, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, भस्त्रिका से शुरू करते हैं। आज तो आप योग वाली टी शर्ट पहन के आई हो मीनाक्षी जी। बिल्कुल स्वामी जी, योगा का पूरा फील ले रही हूं मैं। तो देखो, हेल्दी पकोड़े, स्वाद भी, सेहत भी, और हर्बल पकोड़े तो बता दिए। अब मैं बता रहा हूं आपको कि सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी 5 मिनट रोज ऐसे रोज 5 मिनट ये भस्त्रिका करना। और ये करते करते इतना आपका फेफड़ा मजबूत हो जाएगा, मैं 1 मिनट में 100 से 200 बार ऐसे आज तो प्राणायाम करते करते सभी प्रकार के हर्बल पकौड़ों की सुगंध भी अंदर जा रही है, तो बिना ही खाए तृप्ति मिल रही है। और कितनी अच्छी बात है स्वामी जी कि हुसैन चेयर पर बैठे हैं तो वो भी भस्त्रिका कर सकते हैं। मैं यहाँ फर्श पे बैठी हुई हूँ मैट बिछा के, तो मैं भी यहाँ पर कर सकती हूँ भस्त्रिका। कोई अपने कार में कर सकते हैं, ऑफिस में आते जाते समय, ये तो खाने के नाश्ते के भी 15-20 मिनट बाद कर सकते हैं। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, सूक्ष्म व्यायाम, ये तो कभी भी किए जा सकते हैं। खाली अगला जो कपालभाति है वो खाली पेट करना पड़ता है। ट्रेन में कर सकते हैं, प्लेन में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, चेयर पर कर सकते हैं, कार में कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं कपालभाति। अब देखो इसका क्या संबंध है। सबसे पहले जैसे ही हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सामान्य श्वास में 500 ml, डीप ब्रीथिंग में 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, तो हमारे पूरे जो फेफड़ों के एल्वोलाइज वो इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल्स को पूरा ऑक्सीजन मिलता है, और खाली उन्हीं को नहीं, रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से पूरी बॉडी के एक एक सेल को हम एनर्जाइज कर देते हैं।
वो तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। पूरी बॉडी में एनर्जी का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है भस्त्रिका प्राणायाम करने से। इसलिए 5 मिनट सबको ये सामान्य गति से, अच्छा स्वामी जी, से या तीव्र गति से, जिसका जैसा सामर्थ्य हो। लेकिन जब बुखार हो तो आराम आराम से करना चाहिए, तेजी से नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले 99% सर्दी जुकाम कफ बुखार में प्राणायाम से ही लाभ होगा। कठिन व्यायाम बुखार के समय निषिद्ध होता है, कठिन आसन भी बुखार के समय, यहाँ तक कि शीर्षासन सर्वांगासनों को आसनों का राजा कहा जाता है। हम बताते भी हैं कि भाई बच्चों से लेकर के बड़ों तक को ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन आदि करने चाहिए। लेकिन जब बुखार हो जाए और जब कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब शीर्षासन नहीं करना, तब जो है ये सर्वांगासन, ये बहुत अच्छा आसन है। लेकिन ये सर्वांगासन जब बहुत ज़्यादा फीवर हो उस समय नहीं करवाया जाता है, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड होता है तो उस समय नहीं करवाया जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो जाए तो सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, खाली हल्के व्यायाम, बटरफ्लाई, ये सूक्ष्म व्यायाम, ये हाथों के भी सूक्ष्म व्यायाम ऐसे, ये सब। और जो है सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ ये प्राणायाम, प्राणायाम मेन है। तो प्राणायाम जो है और ये सूक्ष्म व्यायाम, ये हर स्थिति में किए जा सकते हैं। जब कफ कोल्ड बहुत बढ़ जाए, देखो बुखार क्या है, कफ कोल्ड खांसी क्या है, ये पहले तो संचित दोष है। पहली ऋतु का जैसे ही समापन होता है, अगली ऋतु का प्रारंभ होता है, तो पहली ऋतु के जो संचित दोष है वो कफ के रूप में, ज्वर के रूप में, कोल्ड के रूप में, खांसी के रूप में बाहर निकलते हैं। अब इनको चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज कहो, चाहे उसको ऋतु दोष कहो, इसलिए आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं कह रहा था, किसी को भी सर्दी जुकाम कफ कोल्ड और फीवर है तो आराम आराम से प्राणायाम करने होंगे। भस्त्रिका धीरे धीरे, कपालभाति धीरे धीरे, अनुलोम विलोम धीरे धीरे, भ्रामरी उद्गीत भी धीरे आराम से, ओम। और शीतली शीतकारी से बुखार उतरता है। इसलिए टेम्परेचर को डाउन करना है तो माथे पर जैसे बर्फ लगाते हैं, ठंडे पानी की पट्टी लगाते हैं, पेट पर ठंडे पानी की पट्टी लगाते हैं, पैर में लौकी रगड़ते हैं या एलोवेरा रगड़ते हैं। पैर में, सिर में एलोवेरा रगड़ने से, लौकी रगड़ने से, पेट पर ठंडे पानी की पट्टी, सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाने से जैसे बुखार कम हो जाता है। शीतली शीतकारी, ये बुखार को, सिर दर्द को, किसी भी प्रकार से हॉट फ्लैशेस हो रहे हो उसको एकदम से टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए ये शीतली और शीतकारी, ये 5-5, 7-7 बार कर लें। अब बुखार होता क्यों? कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अंदर चला जाता है या अंदर से बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन हो जाता है, एंटीबॉडी जैसे कोई एक्टिविटी होगी तो बॉडी की इम्यूनिटी ही अपना टेम्परेचर बढ़ा के उस वायरस को किल करती है। इसलिए एक लोक भाषा में जो कहा भाई इसको जो है काढ़ा पिला दो, किसका? इसको बोले काली मिर्च, लौंग, तुलसी, अदरक डाल करके और ये गिलोय जो हम रोज बताते हैं, ये गिलोय बोले डाल करके काढ़ा पिला दो और काढ़ा पिला करके और फिर इसको गर्म कंबल उड़ा के सुला दो। एक बार पसीना आ जाएगा और बुखार उतर जाएगा, और उतरता है 100%। जो छोटे मोटे वायरस होते हैं, ये शरीर का जो तापमान बढ़ना है ये बीमारी नहीं है। आप कहेंगे हम तो बुखार उतारने के लिए स्वामी जी से योग पूछ रहे थे, स्वामी जी कह रहे बुखार चढ़ना तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं सामान्य रूप से जो बुखार होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। जब कोई सामान्य वायरस हमारे भीतर गया तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा के उसको वायरस को मारना चाहती है। तो आप लौंग, हल्दी, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और ये जो अभी मैंने अभी चाय बता रहा था, ये चाय उबल रही है ना। और स्वामी जी ने जो आज हर्बल पकौड़े बताए हैं, तो सिर्फ वो हर्बल पकौड़े नहीं खाने,
ये पी करके बुखार उतारते हैं, गिलोय का काढ़ा पी करके बुखार उतारते हैं। अच्छा स्वामी जी, अर्चना है फेसबुक पर, आपको प्रणाम भी कर रही हैं। देखो योग तो हमारा मूल विषय है जी। अर्चना फेसबुक पर आपसे पूछ रही हैं कि क्या आंवले का इस्तेमाल भी किया जा सकता है बारिश के मौसम में अगर आपको कफ कोल्ड हो रहा है? हाँ देखो, आंवला जूस, आंवला मुरब्बा, आंवला की चटनी, आंवले का अचार, ये सब हमने उपलब्ध कराया। और आंवले माने देश में मेडिकेटेड जूस पीने की आदत, आंवला एलोवेरा से लेकर के गिलोय तुलसी से लेकर के इनकी जूस पीने की आदत हमने डाली। अभी भी आंवला हमने देखो, ये आंवले के भी पकोड़े बन सकते हैं। अब आप कहेंगे आंवले के ये मीठे पकोड़े बनेंगे? चलो भाई, ये आंवला डालो बेसन में, ये आप देखो अब नया पकोड़ा बनाते हैं। उधर देखो, उधर सामने आंवला रखा है। अभी आपने ये तो आंवले का मुरब्बा है ना स्वामी जी? उसके देखे थे आलू के। अब ये एक एक रेसिपी ट्राई करनी पड़ेगी बेसन में, और उसके भी पकोड़े तैयार। बहुत उम्दा। पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर सोचा जाएगा। डाल दिया भाई। हाँ, तो प्राणायाम तो बता दिया, अब आसन बताता हूं। आसन कौन कौन से लाभ करते हैं बुखार आदि में। तो कभी भी कोई भी आसन तेज गति से नहीं किया जाएगा बुखार में। बुखार में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है हमारा फेफड़ा और लीवर। पेट खराब होता है, गला खराब होता है, तब जाकर के बुखार आता है। और लीवर स्प्लीन में थोड़ी सोजन आ जाती है, तो उसमें ये मंडूक आसन। ये देखो, अभी आपको नया कार्यक्रम भी दिखा दिया है, आंवले के पकोड़े। आंवला बहुत अच्छा होता है, आंवला किसी भी रूप में कर लो प्रयोग। आंवले का चूर्ण, आंवले का रसायन, आंवले के रसायन, आंवले का मुरब्बा, आंवले का ड्राई मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले की चटनी, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का अचार। ये सब अचारों में श्रेष्ठ अचार आंवले का है, नींबू का है, लिसोड़े का है, और कैर का होता है। कैर सांगरी राजस्थान में होता है। बाकी सबसे खराब अचार होता है लाल मिर्ची का और इसका आम का, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा खाते हैं लोग। तो ये मंडूक आसन, ये बहुत अच्छा है। जिनको अभी बुखार होता है तो हम हेल्दी चीजें बता रहे हैं, हेल्दी अचार, हेल्दी पकोड़े। ये देखो, ये आंवले का पकोड़ा पहली बार देखा होगा आपने। ये आंवले का पकोड़ा तैयार हो गया है। स्वामी जी, कई दर्शक तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं आराम से खाना, कभी पता लगा कि इधर से। हाँ, दर्शक ये कह रहे हैं कि आप हमेशा ये कहते हैं कि तले भुने से बचें, लेकिन आयुर्वेदिक और हर्बल पकोड़े कैसे होते हैं वो भी आज आपने बता दिया। एक रास्ता दे दिया है स्वामी जी ने कि पकोड़े भी खाइए, अचार भी खा सकते हैं, लेकिन साथ में योग करते रहिए, बाकी सब ठीक रहेगा। सेहत भरा स्वाद होना चाहिए और योग पूर्वक भोग होना चाहिए। मंडूक आसन, शशकासन और वक्रासन। देखो, आसन नहीं छोड़ने। कभी कुछ लोग, कुछ की निगाह आज पकोड़ों पर ही होगी। मुझे छोड़ करके उधर पकोड़े ही देख रहे। यहाँ हमारे सारे कैमरा वाले और ये सारे इधर ही निगाह इनकी आज कि कभी एक शो खत्म हो और कब पकोड़े खाने को मिले। पिछली बार इन्होंने 5 किलो देसी घी की जलेबी रगड़ दी थी। 5 किलो घी, उसमें जलेबी बनी होगी 20-25 किलो। 2-2, 3-3 किलो खा गए, कुछ साथ में लपेट के ले गए। वो सिर दर्द के लिए बताई थी देसी घी की जलेबी। जब ऐसा शो किया गया तो हम लोग को बुला लिया कीजिए। तो हमारी निगाहें खाने पीने पर नहीं होनी चाहिए। सुनो, हाँ, अभी देखो, ये वक्रासन बताते हुए एक बात बता रहा हूं। आज जिंदगी के 50 साल पार करके भी मैंने एक बार भी कभी खाने पीने के बारे में नहीं सोचा। जो मिल गया दिया हुआ खाया और मान के चले। बड़ों की, गुरु की, वेदों की, शास्त्रों की बातें मान करके चले और यहां तक पहुंच गए। खाने पीने के बारे में कुछ लोग सुबह से शाम तक सोचते हैं। मैं आपको यह आज बता रहा था, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अभी गोमुखासन बता रहे। ये सर्दी जुकाम बुखार वाले भी कर सकते हैं, ऐसे आसन है। आगे और भी बताता हूं। ये कुछ आसन ऐसे जो सबको कर लेने चाहिए और सब कर सकते हैं। इसके लिए बहुत
कोई बड़ा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, गोमुखासन आराम से कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, हमारे सब तीनों दोषों का बैलेंस होता है। प्राणायाम त्रिदोष नाशक है। वात बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द अर्थराइटिस बढ़ जाता है तो भी बुखार हो जाता है, कफ बढ़ जाता है तो भी बुखार हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है तो भी बुखार हो जाता है। तो पित्त बढ़ा हुआ हो तो उल्टी करनी चाहिए, कफ बढ़ा हुआ हो तो अदरक, हल्दी, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, या अभी चाय बताइए ना, ये चाय पकड़ी अभी, ये चाय पीनी चाहिए। और वात रोग बढ़ा हुआ तो एलोवेरा के साथ में गिलोय लेना चाहिए, ज्वर ठीक हो जाएगा। वातज, पित्तज, कफज ज्वर होता है, फिर किसी बैक्टीरिया वायरस के प्रकोप से होता है, तो उसके लिए हमने पूरा एक ज्वरनाशक क्वाथ बना रखा है। ये ज्वरनाशक क्वाथ पीना चाहिए, ज्वरनाशक वटी लेनी चाहिए, गिलोय खानी चाहिए। गिलोय सब प्रकार के बुखार को, सर्दी जुकाम को और कोरोना तक को अच्छा करती है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया को अच्छे करती है। इसी से हमने एक दिन पूरा डेंगू नील के बारे में बताया था कि जो है कैसे गिलोय है, मकोई है, और पपीते के पत्ते हैं, अनार है और वीटा ग्रास है, इससे कैसे हम डेंगू चिकनगुनिया से भी मुक्त सकते हैं। डेंगू चिकनगुनिया के कारण से भी बुखार आता है, तो ये तो बैठ करके आसन। अब अच्छा स्वामी जी, लेट करके ये भुजंग आसन सबको कर लेना चाहिए, 5 बार से लेकर के इसको भी 10, 20, 25 बार तक किया जा सकता है जी। स्वामी जी, सर्दी जुकाम बुखार जिनको है उससे ठीक होने के लिए आप योगाभ्यास बता रहे हैं, लेकिन जो रिकवर हो गए हैं, जो इस बीमारी से ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो क्या उनके लिए भी यही योगाभ्यास है या उनके लिए कुछ और आप सलाह देंगे? प्राणायाम तो सबके लिए मैंडेटरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, नाड़ी शोधन और कर ले उनको, नहीं तो अल्जाइमर, डिप्रेशन, पार्किंसन और आगे चल करके उनको किसी भी प्रकार के SLMS, ऑटोमिन डिजीज और यहाँ तक कि उनको बहुत खतरनाक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। भुजंग आसन और ये पवन मुक्तासन, ये आसन इतने आसान हैं, कोई भी कर सकता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1 मिनट करना है, आधा मिनट से शुरू करके 10-20 सेकंड से शुरू करके ऐसे ये इनको हल्के में ना ले, आधा 1-1 मिनट करेंगे ना तब इनका पूरा लाभ होगा। फिर ये मरकट आसन ऐसे, ये मरकट आसन ऐसे, इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा अभ्यास ऐसे पैर उठाए अपोजिट साइड में लेके गए। जब करेंगे तब पता लगेगा, मैं कर रहा हूं तो ऐसे लग रहा है तो बहुत इजी है, जब करेंगे तब इसका बेनिफिट भी होगा। और आधा से 1 मिनट करेंगे तब पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाएगा। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी एक बहुत बड़ा विषय है, एक दिन पूरा शो रखेंगे इसके ऊपर भी। स्ट्रक्चरल, लोगों का स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो रखा है। जिनको जो है ओबिसिटी है उनके लिए तो हम ये बताते हैं, ये वैसे भी पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ ऐसे आसन हैं, इनको रोज कर ही लेना चाहिए। ऐसे अर्धहलासन, ये द्विचक्री का आसन, दोनों पैरों से अथवा 1-1 पैर से ऐसे, तो इससे रिलैक्स हो जाते हैं और सब के सब कर सकते हैं। देखो मैं कहता हूं, जो कुछ भी ना कर पाए वो कम से कम ये भस्त्रिका, ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, उद्गीत, ये तो प्रेग्नेंट लेडीज से लेकर के, बुखार से लेकर के, सर्दी जुकाम से लेकर के, किसी भी भयंकर रोग से पीड़ित है, शरीर जर्जरित हो गया है, जीवन की आशा नहीं शेष रह गई है, तो प्राणायाम तो करें। 99% सभी प्रकार के फिजिकल मेंटल बेनिफिट्स वो मात्र प्राणायाम से हो जाएंगे हुसैन भाई। ये है इस प्राणायाम की मैं हर तरह के डिसऑर्डर का एक ही इलाज है, योग। सब कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, कुछ दर्शकों के सवाल अब ले लीजिए जरा, उनकी समस्याएं अब शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे एक दर्शक अरविंद गर्ग का एक सवाल है। पिछले 10 साल से उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या है, वोकल कॉर्ड में भी कुछ दिक्कत है, परेशानी है, वो इससे निजात पाना चाहते हैं, इससे आजादी चाहते हैं, उपाय बताइए। देखो, जो भी ब्रोंकल प्रॉब्लम है, क्रोनिक अस्थमा है, एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, यहाँ तक कि लंग फाइब्रोसिस है, और अभी कफ, कोल्ड और ये सब चीजें इस समय अभी उभरने वाली है। जब भी चाय पीनी है तो चाय का विकल्प, ये मैंने दिव्य पेय बताया, यही पिए। तो चाय कॉफी छोड़ करके दिव्य पेय पिए, और
दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले ले, कफ कोल्ड 100% खत्म। एक और दर्शक है स्वामी जी, वैष्णवी, लंग फाइब्रोसिस तक अच्छा हो जाएगा। हाँ, लंग फाइब्रोसिस से ही जुड़ा हुआ है ये सवाल है। वैष्णवी हैं, इनके पिताजी को लंग फाइब्रोसिस है और डॉक्टर स्टेरॉइड इन्हें दे रहे हैं, इससे भी स्टेरॉइड के बाद भी सुधार नहीं हो पा रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? मैंने आज से 15 साल पहले जब मैं ह्यूस्टन में था अमेरिका में, वहाँ पर शेखर अग्रवाल जी के यहाँ, तो दो डॉक्टर, तो वो सर्जन जो लंग ट्रांसप्लांट करते थे, तो एक बहन को मैंने ठीक किया था लंग फाइब्रोसिस। मेरे पास आकर के पूछने लगे, स्वामी जी हम वहाँ ठीक है करोड़ों रुपए कमाते हैं, यहाँ पर महीने में जो है 5-5, 10-10 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, लेकिन लंग ट्रांसप्लांट के हमारे पेशेंट ने अपॉइंटमेंट लेने के बाद में वो आया नहीं, तो हमने उसको खोजबीन की, तो वो 3 महीने से प्राणायाम कर रहा था और 6 महीने तक प्राणायाम करने के बाद में उसके लंग एकदम नॉर्मल हो गए। प्राणायाम किया और यही स्वासारी, त्रिकटु, सितोपलादी, 20 ग्राम स्वासारी, 20 ग्राम सितोपलादी, 20 ग्राम त्रिकटु, 10 ग्राम अकबर भस्मा, 2-3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती, मोती पिष्टी, ये सब मिला करके पाउडर करके हमने शहद से चाटने के लिए दे दिया। और ये जो स्वासारी हम 5 बता रहे हैं, ये जो दिव्य पेय बता रहे हैं, ऐसे ही हर्बल टी उसको पीने के लिए बोल दिया, ये मुलेठी और ये तेज दालचीनी, ये सब काढ़ा बना करके 100% दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये भी जबरदस्त चीजें। ये कुछ लोग च्यवनप्राश को सोचते हैं कि ये कोई जो है जवानी बढ़ाने के लिए है खाली, ये कुछ लोग शिलाजीत सोचते हैं सेक्सुअल टॉनिक है, नहीं, ये लंग के लिए, ये इम्यूनिटी के लिए, हड्डियों के लिए, फेफड़ों के लिए, स्वामी जी एल्वोलाइज के लिए ये बेहतर चीज। आपके एक दर्शक फराज खान, तो च्यवनप्रभा, तो ये लंग फाइब्रोसिस पे 100% अच्छा हो जाता है, अनहेल्दी कुछ चीजों को छोड़ दे। स्वामी जी आपके एक दर्शक फराज खान जानना चाहते हैं कि उनकी माताजी को पिछले 4-5 सालों से शुगर है और वो बहुत परेशान है, वो आपसे इसका उपाय जानना चाहते हैं कि कैसे वो उनको शुगर से निजात दिलवा सकते हैं। मैं खान साहब से कहना चाहूंगा, अपनी माँ को रोज बोले, एक तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 तो प्राणायाम जरूर कराएं। भस्त्रिका से डीप ब्रीदिंग से शुरू कर दें, 3 कर लें। डीप ब्रीथ, जितना ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज यही तो हमारे सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होकर के एनर्जी बनाते हैं और उसी से शुगर बैलेंस होती है। तो जितना डीप ब्रीदिंग करेंगे, माताजी भी सुन रही होंगी, क्योंकि इंडिया टीवी हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान, सिख, ईसाई भी बहुत बड़ी तादाद में देखते हैं। और जब से हमारे जो है हुसैन भाई हमारे आए हैं, हुसैन रिजवी जी, आपके आने से योग और ज्यादा सेकुलर हो गया, तो उनको लग रहा है कि हमको जो है इससे और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। योग तो पहले से सेकुलर है, एंकर है, पढ़ा लिखा लड़का है, जो पहले ही सेकुलर था, अब उसको और ज्यादा बल मिल गया। तो अपनी माँ को खान साहब आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ये रोज जो मैं बताता हूँ मंडूक आसन, ये मंडूक आसन आराम से कर सकती हूँ। वक्रासन मैंने बताया था, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, इनमें से 3 से 5 आसनों में से जो भी कर आपके योग करने से क्या हो रहा है, या मधुकल्पोटी और गिलोय। मैं एक छोटी सी बात स्वामी जी ऐड करना चाह रही हूँ, आप बता दें। बस इतना प्रयोग कर लेंगे तो डायबिटीज 100% अच्छा हो जाएगा जी। चलिए खान साहब को शायद उनके सवाल का जवाब मिल गया। मीनाक्षी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। हुसैन देखिए, योग बहुत सेक्युलर है, हर धर्म के लोग करते हैं, हम लगातार इतने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन जब हुसैन रिजवी आप खुद योग करते हैं तो उन लोगों के मन से भी ये भ्रम दूर होता है कि भाई मुसलमान तो योग नहीं कर सकता, हर कोई योग कर सकता है। तो आपके योग करने से लोगों के अंदर क्या ये भ्रम दूर होता है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्वामी जी आप इस चीज के माहिर है कि मुश्किल से मुश्किल चीज को आप कैसे आसान बना देते हैं। थायराइड हो, हाँ, कोई बुखार हो, कोरोना हो, जो है किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो एक ही जैसी दवाई लेते हैं। तो योग तो दवा है, ये जड़ी बूटियां ये दवा है, ये एलोपैथी की, होम्योपैथी की, जैसे चाइनीज हम कोई दवाई लेते हैं तो उसी तरह से खाना सभी खाते हैं, दूध सभी पीते हैं, दही छाछ सभी लेते हैं, पानी सभी लेते हैं, ऑक्सीजन सभी लेते हैं, तो ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ऐसे ही अब मैं आपको 5-7 कुछ बातें बताना चाहता हूं, फिर आप मुझे बातों बातों में ना बिचला देते हो। अब मैं 5-7 बात बता देता हूं। एक तो चीनी की जगह मधुरम का प्रयोग किया करें, जो है देखो, एक तो चीनी लोग बहुत खाते हैं, अब चीनी की जगह हमने गुड़, शक्कर
और मधुरम जो है रखा हुआ है, ये मधुरम, चीनी की जगह ये मधुरम का इस्तेमाल किया करें, ये या शहद का इस्तेमाल किया करें। मैदा की जगह आटे का, सूजी का इस्तेमाल किया करें। और इसी तरह से कुछ कुछ चीजें, जितने भी रिफाइंड ऑयल खाते हैं उसकी जगह सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या तिल के तेल का इस्तेमाल किया करें। जितने भी लोग अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन के नाम पर और फैट के नाम पर अनहेल्दी फैट खाते हैं, सबसे अच्छा फैट होता है गाय का घी, और सबसे अच्छा प्रोटीन होता है सोयाबीन का, चने का। चने में बहुत प्रोटीन होता है, दालों में बहुत प्रोटीन होता है। तो ऐसे हेल्दी प्रोटीन का इस्तेमाल किया करें। छोटी छोटी बातें, चाय की जगह हर्बल टी का इस्तेमाल किया करें। ये हर्बल टी दोनों ही तरह से हमने, एक तो ये जो है जड़ी बूटी वाली है, एक ये डिप वाली भी हमने बना रखी है। आजकल के जवान जो लड़के लड़कियां हैं ना, उनको सबको कंफर्ट चाहिए, तो हमने ये कंफर्ट वाला कार्यक्रम भी किया हुआ है सबके लिए। हर चीज को आपने आसान बना दिया है। ये अच्छा स्वामी जी, ये देखो, एक ये ऐसे ले लिया, और इसको चाय का भी विकल्प, मैंने चाय का विकल्प, मीठे का विकल्प, हेल्दी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, अनहेल्दी चीजें हम प्रयोग कर करके और अपनी जिंदगी में जहर घोल लेते हैं, फिर यही कफ कोल्ड के रूप में, सर्दी जुकाम बुखार के रूप में। तो स्वामी जी, आंवले का मुरब्बे का विकल्प एक आंवले का हलवा भी है, खाना है तो देखो, आंवले का हलवा भी बनाना सिखा दीजिए। आंवले का हलवा और आंवले का मुरब्बा ये अगले महीने बताएंगे। अच्छा ठीक है। आंवला तो दिखाई दिया मैंने, आंवला इधर ला देखो। हाँ, अभी आंवला इस समय सीजन नहीं है। अब तुम लोग दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हुए हो, तुमको पता तो है नहीं कि अभी आंवला आया नहीं है बाजार में। तो ये लेकिन अभी इतना जरूर पता है कि मुरब्बा आ गया है। आंवले का अचार, जिसमें एलोवेरा के सारे तो ये मैं अगले महीने बताने वाला हूं, तब तक आंवला आ जाएगा। अभी देखो, अभी स्वामी रामदेव का आपने जो है स्वामी रामदेव पान मसाला तो ये स्वामी रामदेव का पान मसाला तैयार हो रहा है देखो। तो और कहाँ गया भैया? हर्बल पान की दुकान पहली बार देखी हमने स्वामी जी। खई के पान स्वामी जी वाला है। बिल्कुल, बनारस वाला, छोरा बदल गया है, हरिद्वार वाला। तो ये लौंग है। हाँ, तो ये देखो, ये लौंग है, ये इसके अंदर जो है सौंफ है, और ये इसके अंदर इलायची है। इलायची का जो ये ऊपर का छिलका होता है, ये भी औषधि होता है। तो पूरी की पूरी इलायची इसके अंदर ऐसे भी डाल सकते हैं, और इसको लेकर के और इसको लपेट करके, अब ये पान जो खाएगा स्वामी जी, उसको कफ कोल्ड नहीं रहेगा। स्वामी जी, पान कैसा था? पान मैंने पहली बार बना करके खाया। मैंने आप कहा ना, अच्छे अच्छे विकल्प बता रहे हैं। चाय पकोड़े से लेकर के, घी तेल से लेकर के, और चीनी से लेकर के, और मैंने पान तक का सारा विकल्प बता दिया है। अपने घरों में ऐसे इस अब चूना लगाते हैं, आपस में बोल रहे हैं, अरे भाई ये चूना लगा रहा है। अब चूना दूसरा लगाए तो अलग बात, अपने आप को खुद चूना लगाते हैं। तो चूना वाला पान मत खाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूध में होता है, दही में होता है, छाछ में होता है, पनीर में होता है, वो खाया करो। तो ये चूना वाला पान न खाया करे, तंबाकू वाला पान न खाया करे।